अच्छा, लास्ट टाइम हमने डायनामिक मॉडलिंग ख़त्म की थी। अब हम स्टार्ट करेंगे फंक्शनल मॉडलिंग। और फंक्शनल मॉडलिंग में डायनामिक मॉडलिंग में हमने स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स के हवाले से बात की थी। और ओ एम टी का सेकंड जो स्टेप था, जो मेजर स्टेप था क्लास मॉडलिंग के बाद, वो था डायनामिक मॉडलिंग। और वो स्टेट डिफाइन जब आपकी हो जाती है, या जो पॉसिबल स्टेट्स डिफाइन होती हैं क्लासेस के लिए, तो उसके साथ ही आपकी डायनामिक मॉडलिंग कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आप स्टार्ट करते हो फंक्शनल मॉडलिंग। ठीक है। और फंक्शनल मॉडलिंग क्या चीज़ है? वो आपके नॉर्मली सिस्टम को जो इनपुट्स और आउटपुट्स आ रहे हैं, जैसे डेटा फ्लो डायग्राम आपकी है, तो डेटा फ्लो डायग्राम आप जो यूज़ करते हो, एक्चुअली दैट इज़ सॉर्ट ऑफ फंक्शनल मॉडलिंग। ठीक है। वो क्या करता है, डेटा फ्लो, अगर आप डेटा फ्लो मॉडल की तरफ जाते हो, तो वहाँ पे डायग्राम के अंदर आप प्रोसेसेस डिफाइन करते हो, और आपको नहीं पता होता कि कौन सा प्रोसेस क्या काम कर रहा है। प्रोसेस क्या काम कर रहा है वो डायनामिक मॉडलिंग में हमें पता होता है। वहाँ पे हम स्टेट को डिफाइन करते हैं, वहाँ पे एक्टिविटीज़ डिफाइन करते हैं, वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें डिफाइन करते हैं, वहाँ पे हमें फंक्शन और बिहेवियर का पता होता है। लेकिन जब आप फंक्शनल मॉडलिंग की तरफ आते हो, तो आपको ये नहीं पता होता कि कौन सा प्रोसेस, कौन सा एक्शन किस तरह लेगा। बल्कि आप क्या देखते हो, आप ओवरऑल बिहेवियर ऑफ द सिस्टम देखते हो कि इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे करेगा सिस्टम के अंदर। ठीक है। तो उसके लिए फिर आप क्या करते हो, आप डिफाइन करते हो इनपुट वैल्यूज़ और आउटपुट वैल्यूज़ डिफाइन करते हो किसी भी प्रोसेस के लिए, या ओवरऑल सिस्टम के लिए। आप क्या डिफाइन करते हो, इनपुट वैल्यू डिफाइन करते हो कि अगर ये पार्टिकुलर इनपुट मेरे सिस्टम को आएगा, तो ये वाला पार्टिकुलर आउटपुट मेरा सिस्टम आपको प्रोवाइड करेगा। तो आप आइडेंटिफाई करते हो इनपुट वैल्यूज़, और आप आइडेंटिफाई करते हो आउटपुट वैल्यूज़। ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट वैल्यूज़ डिफाइन होती हैं। फिर आप क्या करते हो, डाटा फ्लो डायग्राम्स क्रिएट करते हो, जो आपको क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड फंक्शनल डिपेंडेंसीज इन द सिस्टम आपको दिखाता है। बिकॉज एक इनपुट आ रहा है और वो कुछ आउटपुट दे रहा है, और हो सकता है वो आउटपुट किसी और के लिए क्या बन जाए, इनपुट बन जाए। तो वो इनपुट ओवरऑल भी हो सकता है, वो इनपुट पार्शली भी हो सकता है। तो वो आपके लिए सिस्टम के अंदर क्या डिफाइन करता है, फंक्शनल डिपेंडेंसी डिफाइन करता है। ठीक है। वो फिर नॉन ट्रिवियल प्रोसेसेस को भी डिफाइन करता है, कि जो डिपेंडेंट प्रोसेसेस है और जो इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस है। ठीक है। फिर आप फंक्शंस डिफाइन करते हो, इन फंक्शंस की वजह से प्रोसेसेस डिफाइन होती हैं। ठीक है। तो जो लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फंक्शंस को सपोर्ट करते हैं, तो वो वहाँ पे आप फिर क्या करते हो, फंक्शंस डिफाइन करते हो टू रिप्रेजेंट प्रोसेसेस। ठीक है। फिर आप आइडेंटिफाई कंस्ट्रेंट्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करते हो, कि ऑब्जेक्ट्स की लिमिटेशन क्या होंगी, क्योंकि वो लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करते हुए इनपुट को लेगा और आपको कोई पार्टिकुलर आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ठीक है। अगर कोई कंस्ट्रेंट्स फर्दर डिफाइन हो रही हैं, तो फिर वो सारी चीज़ें आप दोबारा से कहाँ पे ऐड करोगे, इनटू डायनामिक मॉडल, एंड फिर उसको वापस इनकॉर्पोरेट करोगे इनटू फंक्शनल मॉडल, और उससे पहले आप उसको कहाँ पे लेके जाओगे, इन दी क्लास मॉडल। OMT की डाटा फ्लो डायग्राम की नोटेशन है, थोड़ी सी इस हवाले से देख लो कि प्रोसेस क्या करता है, डाटा को ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है। एक्टर्स क्या होते हैं, आर दी सोर्सेज और सिंक ऑफ डाटा, जिसको एक्टिव ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ठीक है। एक्टर्स आपके क्या होते हैं, नॉर्मली दे आर दी, जहाँ से आपके पास डाटा आ रहा होता है, या जहाँ पे डाटा स्टोर हो रहा होता है, तो उनको हम कहते हैं दीज आर दी एक्टर्स इन DFD। ठीक है। एक्टर्स अगर यूज केस डायग्राम में, तो वो कुछ और होगा। यहाँ पे एक्टर्स डाटा फ्लो डायग्राम में यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे एक्टर्स will act as a source और सिंक ऑफ डाटा। और यहाँ पे आपके पास एक और ऑब्जेक्ट है जिसको पैसिव ऑब्जेक्ट कहते हैं। वो क्या है, डाटा स्टोर्स आर परसिस्टेंट रिपोजिटरीज। परसिस्टेंट कहते हैं कंसिस्टेंट रिपोजिटरीज को, ऑफ डाटा विच में बी एक्सेस्ड और अपडेटेड। वो खुद से कुछ भी नहीं करेगा डाटा स्टोर। आप लॉग रिपोर्ट क्रिएट करते हो या कुछ और क्रिएट करते हो, तो लॉग रिपोर्ट बजाते खुद एक्टिव ऑब्जेक्ट नहीं होता है। एक्टिव ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि वो खुद किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको पार्टिसिपेट करवाया जाता है। अगर वो खुद कर रहा होगा तो वो एक्टिव ऑब्जेक्ट होगा, अगर उससे करवाया जा रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम पैसिव ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो डाटा फ्लोज बिटवीन प्रोसेसेस। नॉर्मली डाटा कहाँ पे फ्लो होता है, बिटवीन दी प्रोसेस। ये प्रोसेस 1, ये आपके पास प्रोसेस 2। या डाटा फ्लो बिटवीन एक्टर एंड अ प्रोसेस, या एक्टर टू एक्टर भी हो सकता है। ठीक है। एंड डाटा फ्लो बिटवीन डाटा स्टोर्स। ठीक है। तो डाटा स्टोर से प्रोसेस के पास है, प्रोसेस से डाटा फ्लो स्टोर के पास अगर डाटा आ रहा है,
तो आप कहते हो कि दिस इज डाटा फ्लोइंग बिटवीन प्रोसेसेस बिटवीन एक्टर्स एंड बिटवीन डाटा स्टोर। तो ये थोड़ी सी नोटेशन के हवाले से ये इनपुट को दिखा रहा है आपका, ये एरो आपको क्या दिखा रहा है, दिस इज द आउटपुट। और ये प्रोसेस आपको प्रोसेस 1 दिखा रहा है, ये प्रोसेस आपको प्रोसेस 2 दिखा रहा है। यहाँ पे एक एक्टर है जो सोर्स डाटा प्रोवाइड करेगा। ये एरो आपको ये बता रहा है कि वन डायमेंशनल रिलेशन होगा। यहाँ पे एक्टर से प्रोसेस की तरफ से जा सकते हो, लेकिन प्रोसेस से एक्टर की तरफ नहीं आ सकते हो, लेकिन यहाँ पे बाई डायरेक्शनल रिलेशन है आपके पास। ठीक है, इनपुट आया, यहाँ से एक्टर की तरफ से इनपुट आया, इसको प्रोसेस किया गया, आपका एक आउटपुट क्रिएट हुआ, उसका नाम क्या है, डाटा वन। डाटा वन एज अ इनपुट किसके पास चला गया, डाटा वन एज अ इनपुट प्रोसेस टू के पास चला गया, और प्रोसेस टू क्या करेगा, उस डाटा को एक्टर टू के पास एज अ सिंक डाटा ले जाएगा, और उसी डाटा वन को प्रोसेस करने के बाद डाटा टू बना के कहाँ पे स्टोर कर देगा, इन दी डाटा स्टोर कर देगा। तो ये सिंपल सी एक नोटेशन है ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक के अंदर, जहाँ पे आपको ये दिखाया जा रहा है कि डाटा फ्लो डायग्राम्स में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, और डाटा फ्लो डायग्राम्स एक्चुअली होती कैसे हैं। तो उसके अंदर आपको ओवल शेप में प्रोसेस नज़र आएगा, रेक्टेंगुलर शेप में आपको नज़र आएगा एक्टर, लाइंस विद एरो, ये आपको बता रहा होगा कि डाटा फ्लो कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, और डाटा फ्लो कहाँ से आ रहा है और किस तरफ एग्जीक्यूट हो रहा है, सॉरी। और प्रोसेस है तो प्रोसेस टू प्रोसेस भी डाटा फ्लो हो सकता है, प्रोसेस टू डाटा स्टोर भी डाटा फ्लो हो सकता है, और प्रोसेस टू एक्टर भी डाटा फ्लो हो सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी नोटेशन वाइज हम देख रहे हैं कि OMT के अंदर जब आप डाटा फ्लो डायग्राम दिखाते हो तो उसके अंदर ये चीज़ें शामिल होती हैं। डाटा वैल्यू नोटेशन है, डाटा को आप कंपोजिट एग्रीगेट भी कर सकते हो, डाटा को आप यहाँ पे एग्रीगेट हो रहा है, यहाँ पे डाटा क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, तो एग्रीगेट हो रहा है, दो डाटा आपके पास आ रहे हैं, दो डाटा को आप सिंगल डाटा बना सकते हो। जैसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड आ रहा है तो दोनों को आप एक स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपोज हो जाएगा। डाटा को आप डिकम्पोज भी कर सकते हो कि वही कंपोज डाटा आपके पास आया तो उसमें यूज़र नेम को अलग कर दो और पासवर्ड को अलग कर दो, या एक ही डाटा को मल्टीपल पाथ पे सेंड करना हो तो इसको कहते हैं डाटा क्या हो रहा है, आपका डुप्लीकेट हो रहा है। तो ये थोड़ी सी डाटा वैल्यू नोटेशन के हवाले से बात है। कंट्रोल फ्लो इन द DFD एक एग्जांपल है आपके पास, यहाँ पे आपको कंट्रोल फ्लो दिखाएगा कि डाटा फ्लो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है डाटा फ्लो डायग्राम के अंदर। फॉर एग्जांपल एक एक्टर है, उसका नाम क्या है, दैट इज कस्टमर। इस डायग्राम के अंदर अगर देखो तो एक ही एक्टर आपको नज़र आ रहा है जिसका नाम क्या है, कस्टमर। और एक प्रोसेस है उसका नाम क्या है, वेरीफाई, और एक प्रोसेस है उसका नाम क्या है, अपडेट है। ठीक है, और एक डाटा स्टोर है आपके पास डिफाइंड, उसका नाम क्या है, अकाउंट। कस्टमर आएगा आपके पास तो सबसे पहले वो क्या प्रोवाइड करेगा, सबसे पहले वो आपको पासवर्ड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, पिन कोड या पासवर्ड वटेवर वो प्रोवाइड करेगा। तो ये जो पिन कोड और पासवर्ड है इसको वेरीफाई किया जाएगा। जब ये वेरीफाई होगा तो इसका इनपुट किसके पास जाएगा, अपडेट के पास जाएगा। इसी दौरान कस्टमर ने अमाउंट भी किसको हैंड ओवर कर दी है, अपडेट को। अब कस्टमर की अपडेट इंफॉर्मेशन के पास कस्टमर की अमाउंट तो आ गई है, लेकिन अपडेट का फंक्शन कभी भी अकाउंट में बैलेंस को अपडेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, जब तक आपके वेरीफाई जो है वो उसको कोई इनपुट प्रोवाइड ना कर दे। डॉटेड इनपुट है, इट मीन्स कि डिपेंडेंट इनपुट है। अपडेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके ओके मैसेज पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये ओके मैसेज प्रोवाइड करता है तो अपडेट का ये प्रोसेस फिर बैलेंस को अकाउंट के अंदर क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्लो को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल फ्लो इन दी DFD। तो अब अपडेट है तो अपडेट हो सकता है अकाउंट में पैसे डाल रहे हो या अकाउंट से पैसे आप क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो। तो इन आइदर केस आपका अकाउंट क्या होगा, अपडेट होगा। तो अगर आप पैसे निकाल रहे हो तो कैश के फॉर्म में आपके पास वापस अपडेट हो जाएगा, और बैलेंस भी आपका क्या हो जाएगा, अकाउंट के अंदर अपडेट हो जाएगा। और अगर आप सबमिट करवा रहे हो तो इस केस में तो कैश विड्रॉ हो रहा है, और अगर आप सबमिट करवा रहे हो तो अपडेट के थ्रू बैलेंस अपडेट हो जाएगा इन योर अकाउंट डाटा स्टोर। ठीक है, तो एक सिंपल सी एग्जांपल है, एक सिंपल सा डाटा फ्लो डायग्राम है, अकाउंट्स में कैश कैसे डिपॉजिट किया जाता है या कैश कैसे रिसीव किया जाता है। यहाँ पे कैश रिसीव हो रही है
तो अकाउंट्स में कैश कैसे रिसीव हो रही है, और इसमें ये वाला प्रोसेस इस प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है। मींस कि अपडेट का प्रोसेस किस पे डिपेंडेंट है, वेरीफाई के ओके के पासवर्ड पे डिपेंडेंट है। तो हम कहते हैं कि देयर इज अ फ्लो इज अकरिंग, बट दैट फ्लो इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय अ प्रोसेस विद इन द डाटा फ्लो डायग्राम। जैसे आप क्लास हायरार्की बनाते हो, वैसे ही आप डाटा फ्लो की भी हायरार्की बना सकते हो। ठीक है, आप हाई लेवल प्रोसेसेस को भी दिखा सकते हो, आप टॉप लेवल प्रोसेसेस भी दिखा सकते हो, आप नेस्टिंग भी कर सकते हो, आप हायरार्किकल डीएफटी भी बना सकते हो। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम जैसे आपने बनाई होगी लेवल नोट की, और जो लेवल वन और लेवल टू की डायग्राम्स है आपकी, ये सारी की सारी क्या हैं, दीज आर दी हायरार्किकल डाटा फ्लो डायग्राम्स है आपके पास। ठीक है, जो लेवल वन की होती है उसको मिड लेवल डीएफडी भी कहते हैं। ठीक है, उस सिस्टम की या कॉन्टेक्स्ट को क्या करता है, फर्दर डिकम्पोज करता है। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम ओवरऑल आपका सिस्टम की पिक्चर को दिखाता है। ठीक है, लेवल वन और लेवल टू उसको फर्दर एक्सप्लेन करता है। तो हम कहते हैं दीज आर दी डिफरेंट हायरार्किकल डीएफडीज प्रेजेंट इन दी सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर आपके डिफरेंट हायरार्किकल डीएफडीज मौजूद हैं। जैसे अब ये एक डाटा फ्लो डायग्राम है, तो ये थोड़ी सी बड़ी है तो उसको स्प्लिट किया हुआ है स्क्रीन को। वही हमारी जो एम्प्लॉय वाली एग्जांपल है, उसी उसी के लिए आपने एक डाटा फ्लो डायग्राम बनाई है। तो अब आप इसमें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि दिस इज़ अ एक्टर, दिस इज़ अ डाटा स्टोर, दिस वन इज़ आल्सो अ डाटा स्टोर। वैलिडेट एम्प्लॉय प्रोसेस है, वैलिडेट ऑर्डर प्रोसेस है, प्रोसेस ऑर्डर भी एक प्रोसेस है, और फाइनलाइज ऑर्डर भी एक प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे एक डाटा स्टोर ये डिफाइन हो गया, और एक डाटा स्टोर आपका ये डिफाइन हो गया। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, आपके पास इनपुट स्ट्रीम आएगी। इनपुट स्ट्रीम कहाँ से आएगी, फ्रॉम वेब सर्वर आएगी। ठीक है, अगर आप एग्जांपल को याद रखो, जो हमारी फास्ट डाटा इनकॉर्पोरेशन वाली एग्जांपल थी, या सॉरी ऑफिस सप्लाई वाली जो एग्जांपल, वही ऑफिस सप्लाई वाली एग्जांपल है। तो वहाँ पे सबसे पहले एम्प्लॉय किसको वैलिडेट करेगा, ये इसको इनपुट को वैलिडेट करेगा। अगर वैलिडेट हो जाता है, वेरिफिकेशन आ जाती है, ठीक है, और वो किस चीज़ को वैलिडेट करेगा, नेम एंड पासवर्ड को। नेम एंड पासवर्ड कहाँ पे स्टोर्ड है, इन एम्प्लॉय डेटाबेस। तो अगर वेरिफिकेशन आ जाती है तो एम्प्लॉय क्रिएट हो जाएगा, और एम्प्लॉय जब क्रिएट हो जाएगा तो वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो वैलिडेट ऑर्डर के लिए सबसे पहले आप अकाउंट नंबर दोगे। अकाउंट नंबर अकाउंट डेटाबेस में से वेरीफाई होगा, तो उसके बाद ऑर्डर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं उस स्टेट डायग्राम से ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको अब समझ आ रही होगी कि उसी स्टेट डायग्राम के लिए हमने यहाँ पे डाटा फ्लो डायग्राम क्रिएट किया। फिर आपके पास क्या ऑर्डर क्रिएट हुआ, ऑर्डर क्रिएट होगा तो ऑर्डर में आप क्या इनपुट करोगे, क्या ऐड करोगे, आइटम्स को ऐड करोगे, और आइटम्स को देखोगे कि प्रोडक्ट डेटाबेस के अंदर आइटम्स मौजूद हैं कि नहीं। अगर मौजूद है तो वेरिफिकेशन हो जाएगी, और आपका ऑर्डर वैलिडेटेड ऑर्डर हो जाएगा, बिकॉज आइटम उसमें क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और ये रिपीट वाला प्रोसेस इस पर अप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद वैलिडेटेड ऑर्डर फाइनलाइज हो जाएगा, और ऑर्डर की इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, इन दी ऑर्डर डेटाबेस। और ऑर्डर की इंफॉर्मेशन आप उठा के तो फिर आप क्या कर सकते हो, रिस्पॉन्स दे दोगे इन द फॉर्म ऑफ रिसिप्ट। और ये रिसिप्ट कहाँ पे चला जाएगा, जहाँ से आपके इनपुट जनरेट हुई थी, वहाँ पे रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ रिसिप्ट आपकी वापस चली जाएगी। तो ये एक सिंपल सी डाटा फ्लो डायग्राम है आपकी ऑफिस सप्लाई वाली जो एग्जांपल हमने की थी। तो उसके लिए डाटा फ्लो, अब इसमें आपको क्या पता लग रहा है, इसमें इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है कि अगर आप ऑर्डर वाले इंफॉर्मेशन के पास हो, तो इट मीन्स कि एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी वैलिडेट हो चुका है, और इनपुट ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है। ठीक है, तो इस मकसद के लिए आप डाटा फ्लो डायग्राम सिस्टम के अंदर यूज़ करते हो। ओएमटी की तीन आपने मॉडल्स डिस्कस किए, क्लास मॉडल डिस्कस किया, डायनामिक मॉडल डिस्कस किया, और फिर आपने फंक्शन मॉडल डिस्कस किया। ठीक है, इसके बाद ऐड ऑपरेशन टू द क्लास मॉडल है, तो उसमें फर्दर हम देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं ऐड ऑपरेशन टू द ऑब्जेक्ट मॉडल। अगर कोई चीज़ मिसिंग है, आप कहाँ पे मिसिंग है, इन दी क्लासेस, क्लास डायग्राम के अंदर, तो वो आपको कहाँ पे रियलाइज़ होगा, इन दी डायनामिक मॉडल। ठीक है, डायनामिक मॉडल में जब आप बिहेवियर करने जा रहे थे, तो आपको समझ आई कि यहाँ पे एक फंक्शन मिसिंग है, वहाँ पे नहीं समझ आई। आप डाटा फ्लो डायग्राम में आए, आपने एक प्रोसेस से इनपुट लिया, दूसरे प्रोसेस को ऐसा एक प्रोसेस से आउटपुट लिया, और दूसरे प्रोसेस को इनपुट दिया है, तो आपको समझ आइए कि यहाँ पे एक और प्रोसेस या एक और फंक्शन मौजूद होना चाहिए था। तो आप फिर कहाँ पे चेंज करते हो, इन दी
डायनेमिक मॉडल। लेकिन डायनेमिक मॉडल में चेंज लाने के लिए आप सबसे पहले कहाँ पे चेंज करोगे, इन दी क्लास मॉडल करोगे। तो क्लास मॉडल में चेंज करोगे तो ऑब्वियसली वो चेंज कहाँ पे नज़र आएगी, इन दी डायनेमिक मॉडल। और डायनेमिक मॉडल में चेंज आएगी तो वो डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट हो जाएगी इन दी फंक्शनल मॉडल, ठीक है। तो फ्रॉम ऑब्जेक्ट मॉडल आप क्या करते हो, रीडिंग राइटिंग ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। जैसे आप डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स क्लास के लिए डिफाइन करते हो, तो वो आपने डिफाइन कर लिए। फ्रॉम इवेंट्स स्टेट एक्शंस एंड एक्टिविटीज़ इन डायनामिक मॉडल आप क्या डिफाइन करते हो, ऑपरेशन डिफाइन करते हो। ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर आप एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हो, डायनामिक मॉडल के अंदर आप फंक्शंस डिफाइन करते हो, और फिर फंक्शंस के थ्रू आप क्या करते हो, वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करते हो फ्रॉम वन प्रोसेस टू दी अनदर प्रोसेस। वो किसका रिजल्ट होता है, दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन बीइंग टेकिंग प्लेस, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप की बात करो इन तीनों मॉडल्स की, तो ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ऑब्जेक्ट मॉडल आपको चीज़ें डिफाइन करके देता है जिनको हम कहते हैं थिंग्स। थिंग्स के दरमियान इंटरेक्शन कौन डिफाइन करके देता है, डायनामिक मॉडल। और इन थिंग्स की वैल्यू आफ्टर द इंटरेक्शन अगर चेंज हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको कहाँ पे नजर आएगी, इन द फॉर्म ऑफ functional model, ठीक है। तो it means कि functional model is dependent on the things and interaction present in the system. If there are no things defined, if there are no interactions defined, so you cannot transform a value, you cannot transform an information from one process to the another process। तो ये थोड़ा सा रिलेशनशिप के हवाले से बात है कि ऑब्जेक्ट मॉडल है तो डायनामिक मॉडल बनेगा, डायनामिक मॉडल और ऑब्जेक्ट मॉडल प्रेजेंट है तो आपके पास फंक्शन मॉडल बनेगा। तो एक दूसरे के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी। इफ देयर इज अ चेंज इन फंक्शन मॉडल, चेंज इज रिक्वायर्ड इन फंक्शन मॉडल, तो वो चेंज फिर आपने इंकॉर्पोरेट करनी है इन द डायनामिक मॉडल एंड ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रिलेशनशिप के हवाले से इन तीनों मॉडल्स का आपस में है। डायनेमिक मॉडल क्लास मॉडल के साथ कैसे रिलेटेड है, थिंग्स वहाँ पे डिफाइन होगी और उन थिंग्स के ऊपर ऑपरेशन कहाँ पे डिफाइन हो जाएगा, इन दी डायनेमिक मॉडल, ठीक है। तो वो आपको सेकंड डायमेंशन प्रोवाइड करता है और आपको ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस डिफाइन करके देता है, और फिर ऑब्जेक्ट और क्लासेस के लिए बिहेवियर कहाँ पे डिफाइन होता है, इन दी डायनेमिक मॉडल, ठीक है। स्टेट्स डिफाइन होती हैं, इवेंट्स डिफाइन होते हैं, और स्टेट और इवेंट किसके लिए होते हैं, फॉर अ पर्टिकुलर क्लास डिफाइंड इन दी क्लास मॉडल। फिर फंक्शन मॉडल और क्लास मॉडल और डायनामिक मॉडल के साथ कैसे रिलेटेड है कि फंक्शन मॉडल में डाटा की वैल्यू ट्रांसफॉर्म होती है, वैल्यू ट्रांसफॉर्म होती है किसकी, डाटा की। और डाटा की वैल्यू को ट्रांसफॉर्म कौन करता है, फंक्शन करता है। फंक्शन कहाँ पे डिफाइन होते हैं, इन दी डायनामिक मॉडल, और डाटा कहाँ पे डिफाइन होता है, इन दी क्लास मॉडल। और ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे अकर हो रही है, इन दी फंक्शनल मॉडल। तो ट्रांसफॉर्मेशन अकर करने के लिए आपके पास डाटा का होना और डाटा की वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करना ज़रूरी होता है। तो डाटा का होना क्लासेस डिफाइन कर देगा क्लास मॉडल, और उसके बिहेवियर के लिए उसकी वैल्यू को ऑपरेट करने के लिए फिर आपके पास कैसे फंक्शंस डिफाइन होंगे, और फंक्शंस बिहेवियर डिफाइन करेगा, और बिहेवियर कहाँ पे डिफाइन होगा, इन दी डायनेमिक मॉडल। तो फंक्शन मॉडल किसके, दोनों के ऊपर डिपेंडेंट होगा, क्लास के ऊपर भी और डायनेमिक मॉडल के ऊपर भी। तो OMT के चार फेजेस उस पर हमने ऑलरेडी थोड़ी डिस्कशन कर भी ली है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस होता है, रियल वर्ल्ड मॉडल पहले क्रिएट करते हो, फिर आप सिस्टम डिज़ाइन क्रिएट करते हो, ओवरऑल आर्किटेक्चर होता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट डिज़ाइन क्रिएट होता है। जब ऑब्जेक्ट डिज़ाइन क्रिएट हो जाए तो डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स डिफाइन होते हैं, और डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स जब डिफाइन होते हैं उसके बाद आप क्या करते हो, डिज़ाइन को आप ट्रांसलेट कर देते हो इनटू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको आप कहते हो दिस इज़ कॉल्ड एज इम्प्लीमेंटेशन। तो इस पर हमने ऑलरेडी बात की भी है, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। फिर आप क्या कहते हो, सिस्टम डिज़ाइन है आपके पास, तो वो सिस्टम डिज़ाइन आपके पास एक्चुअली ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ द सिस्टम होता है, जिसके अंदर इवेंट डायग्राम, इवेंट ट्रेस डायग्राम, ये फंक्शनल मॉडलिंग, क्लास मॉडलिंग, डायनामिक मॉडलिंग, ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, दीज आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम डिज़ाइन, ठीक है। तो ये आपको सिस्टम डिज़ाइन के हवाले से डिफाइन हो जाता है, और आपके पास प्रायोरिटी सेट होती है, यहाँ पे ट्रेड ऑफ प्रायोरिटी सेट होती है कि कौन सी चीज़ों को या कौन से फंक्शंस को या कौन से सब मॉड्यूल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और कौन सो को हमने कम देनी है इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। सिस्टम का आर्किटेक्चर बनता है, ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम बनता है, सिस्टम की डिकम्पोजिशन होती है
इनटू सब सिस्टम्स होते हैं, फिर उन सब सिस्टम्स का आपस में रिलेशनशिप डिफाइन होता है, फिर हर एक सब सिस्टम का बिहेवियर डिफाइन होता है, फिर हर एक सब सिस्टम की वजह से इंफॉर्मेशन जो क्रिएट हो रही है उसके हवाले से बात होती है इन द फॉर्म ऑफ सिस्टम डिज़ाइन। ऑब्जेक्ट डिज़ाइन ओवरऑल ऑब्जेक्ट्स और या ओवरऑल क्लासेस जो आपकी सिस्टम के अंदर मौजूद हैं उसको कहते हैं। फुल डेफिनेशन ऑफ द क्लासेस डिफाइन करता है, ठीक है। सिस्टम के अंदर कोई अल्टरनेटिव क्लासेस आपके पास मौजूद हैं या अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आपके पास मौजूद हैं, वो दिखाने की कोशिश किया जाता है। कंबाइन करता है थ्री मॉडल्स टू ऑब्टेन क्लास ऑपरेशंस डिफाइन होते हैं, एल्गोरिथम्स डिफाइन होते हैं, ऑप्टिमाइज एक्सेस पाथ टू डाटा। इंफॉर्मेशन आपके पास जो आ रही है एज अ इनपुट आ रही है या एज अ आउटपुट जा रही है, तो उसके लिए पाथ्स जो डिफाइन कर रहे हो आप, जैसे डाटा फ्लो डायग्राम के अंदर हम एरोस के थ्रू पाथ्स डिफाइन करते हैं, तो उनको फर्दर रिफाइन किया जाता है ताकि डिपेंडेंसीज और ये चीज़ें कम से कम हो सके, ठीक है। क्लास स्ट्रक्चर को एडजस्ट किया जाता है ताकि आप इनहेरिटेंस को इंक्रीज कर सको। ये सारी की सारी चीज़ें आप कहाँ पे डिफाइन करते हो? इन ऑब्जेक्ट डिज़ाइन। डिज़ाइन एसोसिएशन करते हो, रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हो, ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हो। और अगर आपके पास पैकेज क्लासेस है, ठीक है, जो जावा में यूज़ होती हैं, तो उनकी एसोसिएशन और उनकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल भी आप कहाँ पे देते हो? इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट डिज़ाइन देते हो। फिर डिटेल डिज़ाइन आपके पास आता है, तो एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशंस जो आपके होते हैं उनके लिए इंटरफेस स्पेसिफिकेशन डिफाइन करते हो। और आप क्या करते हो कि आप आर्किटेक्चरल डिज़ाइन को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाते हो, ठीक है। डिटेल डिज़ाइन में आप एक्चुअली एल्गोरिदम्स तक जाते हो कि आप ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम, एब्स्ट्रैक्ट इन स्पेसिफिकेशन, फिर उनके आपस में रिलेशनशिप के लिए आप इंटरफेसेस डिफ़ाइन करते हो। फिर इंटरफेसेस डिफ़ाइन करोगे तो इंटरफेस स्पेसिफिकेशन बनेगी। फिर आप डाटा स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करते हो, फिर आप एल्गोरिदम्स डिफ़ाइन करते हो। तो एल्गोरिदम्स डेफिनेशन तक ये जो ओवरऑल डिज़ाइन आपका बन रहा है इसको कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज डिटेल डिज़ाइन। और फिर डिटेल डिज़ाइन जब एल्गोरिदम आपके पास क्रिएट हो जाता है तो आप इस पोजीशन में हो कि उस डिज़ाइन को आप कन्वर्ट कर देते हो इन द फॉर्म ऑफ कोड, ठीक है। तो एल्गोरिदम आपने ऑलरेडी डाटा स्ट्रक्चर भी पढ़ा हुआ है, वहाँ पे आप डिफरेंट एल्गोरिदम्स पढ़ते हो। जब आपके पास एल्गोरिदम्स क्रिएटेड होते हैं या क्रिएट हो चुके होते हैं, तो प्रोग्रामर बड़ी आसानी से उन एल्गोरिदम्स को कन्वर्ट कर देता है इनटू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको आप कहते हो कोड, जहाँ पे आपका यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स स्ट्रक्चर्स हो गई या क्लासेस यूज़ करते हो, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हो, इफ़ देन एल्स या लूप्स वगैरह कोई भी यूज़ करते हो। तो ये एक्चुअली क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डिज़ाइन इनटू अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। फिर वो डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस है, कंपाइल्ड लैंग्वेज है या इंटरप्रेटेड है, प्रोसीजरल है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जनरल पर्पस है या एप्लीकेशन डोमेन स्पेसिफिक है, तो वो डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल है सी प्लस प्लस, फाइल मेकर प्रो या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है आपके पास, ठीक है, वो स्पेसिफिक हो जाती है। तो वो डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है, तो अकॉर्डिंगली आप फिर उसके हवाले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सेलेक्ट करते हो। मॉड्यूलरिटी आप कैसे अचीव करते हो? तो सी के अंदर तो आप हेडर फाइल्स क्रिएट कर सकते हो डिफरेंट। तो डिफरेंट हेडर फाइल्स क्रिएट करोगे तो आप डिफरेंट मॉड्यूलरिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जिस किसी फंक्शन को आप यूज़ करना चाहते हो उस हेडर फाइल को आप कोड का हिस्सा बना देते हो। जावा में आप पैकेजेस क्रिएट करते हो, ठीक है, उस पैकेजेस के अंदर आप फिर क्लासेस को स्टोर करते हो, तो वहाँ पे मॉड्यूलरिटी इस तरह अचीव होती है, ठीक है। आडा आडा जो लैंग्वेज थी, एडीए हैज़ अ कंस्ट्रक्ट, जैसे जावा में पैकेज होता है वैसे ही यहाँ पे भी पैकेज है, जहाँ पे स्पेसिफिकेशन और इम्प्लीमेंटेशन दोनों आप एक जगह स्टोर कर लेते हो, ठीक है। मॉड्यूलरिटी मैकेनिज्म इसलिए भी यूज़ होता है कि ये आपको बता देता है कि आपने यहाँ पे कितनी हेडर फाइल्स यूज़ की एज अ मॉड्यूल और सब मॉड्यूल। मॉड्यूलरिटी को अचीव करने के लिए आपने हेडर फाइल्स को यूज़ किया है अगर सी है, और अगर जावा है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे डिफरेंट पैकेजेस आपने यूज़ किए होंगे। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग कपलिंग एंड कोहेजन पे बात करेंगे, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम कपलिंग एंड कोहेजन पे बात करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी की भी क्वेश्चन हो तो आप सीआर के थ्रू या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।